प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे बात कर रहा था चाइल्ड लेबर की। आज हम बात करेंगे चाइल्ड लेबर से रिलेटेड जो प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट बना हुआ है, अब उसको लेकर आज हमारी बात रहेगी। मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि चाइल्ड लेबर को लेकर खासतौर से इंटरनेशनल लेवल पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं। इसमें सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वो है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन 1919 में स्थापित किया गया। UNO के साथ जुड़ने वाली संस्थाओं में ये पहली संस्था है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये 1919 में वर्साय की संधि के तहत इसकी स्थापना की गई। 1919 के अंदर वर्साय की संधि, आपने नाम सुना है, जिसके तहत आपको पता होगा लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी। और लीग ऑफ नेशन ज्यादा समय तक यह आदर्शवादी संस्था काम नहीं कर पाई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में UNO बना था। ये जो है इसका मुख्यालय आप सब जानते हैं जेनेवा के अंदर है, और इसके अंदर ILO के अंदर प्रेजेंट टाइम में 187 कंट्रीज हैं जो अपनी सदस्यता है। हाल ही में आपको पता होगा टोगो जो कंट्री है उसने इसकी सदस्यता ली है ILO की। ये जो ILO है इसे 1969 के अंदर शांति के लिए नोबेल भी मिल चुका है। ये ILO खासतौर से लेबर्स को लेकर समय समय पर सम्मेलन आयोजित करता है, और इनके अंदर विद्यार्थियों जो लेबर्स को लेकर जो सम्मेलन आयोजित करता है उनके आधार पर कुछ अभिसमय तैयार किए जाते हैं, कुछ कॉन्वेंट तैयार किए जाते हैं। ऐसे कुछ कॉन्वेंट्स हैं जिसकी मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जो वास्तव में फंडामेंटल है। जो सदस्य देश होते हैं उनको इन कॉन्वेंट्स के हिसाब से अपने यहां पर कानून बनाने होते हैं, तब मेंबरशिप की वैल्यू है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, आप उसकी सदस्यता भले ही छोड़ दें। ऐसे फंडामेंटल 8 कॉन्वेंट हो चुके हैं, 8 कॉन्वेंट हो चुके हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इन 8 में से भारत ने केवल और केवल कॉन्वेंट पर, इंडिया ने केवल और केवल 6 पर साइन किए हैं। इन ILO के हम 6 अभिसमयों पर साइन कर चुके हैं जो लेबर से रिलेटेड हैं। जैसे मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं, फोर्स्ड लेबर कॉन्वेंट्स हुआ था, जिसको जनरली आप जानते हैं तो 29वां कहते हैं, जिस पर भारत ने 1954 में साइन किए थे। एबोलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर को लेकर एक कॉन्वेंट हुआ था जिसको 105वां कहते हैं, जिस पर भारत ने 2000 में साइन किए थे। इसी प्रकार इक्वल रिम्यूनरेशन को लेकर एक कॉन्वेंट हुआ था 1958 में, हिंदुस्तान ने साइन किए, और बाद में इस पर साइन एक कानून भी बनाया गया, समान पारिश्रमिक अधिनियम बनाया गया भारत के अंदर, आपको पता हो तो। ऐसा ही विद्यार्थियों हाल ही के अंदर 2017 के अंदर हिंदुस्तान ने ILO के 2 कॉन्वेंट्स पे साइन किए, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वेंट्स है। मैं इसलिए इसकी बात कर रहा हूं, बाकी की बात आपसे इसलिए नहीं करना चाहता हूं। इसमें एक है 138वां और एक है 182वां, ये नंबर है। ये जो कॉन्वेंट है ये मिनिमम एज को लेकर है कि किसी भी चाइल्ड को काम को लेकर यदि काम लगाया जाता है तो उसकी कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। इससे कम उम्र के बच्चों को आप कार्य में नहीं लगाएंगे, इसको लेकर एक कॉन्वेंट्स पास किया गया, और भारत ने इस पर साइन किए मई 2017 के अंदर। इस पर 13 मई को भारत ने इस पर साइन कर दिए। तो सीधी सी बात है, सॉरी 13 जून के आसपास किए थे, 2000 मई या जून में किए थे, तो 2017 में इस पर इंडिया ने साइन किए। दूसरा, ये कॉन्वेंट्स हैं, ये खासतौर से जो खतरनाक कार्य हैं
जैसे सशस्त्र बल है, जैसे वेश्यावृत्ति को लेकर हैं, जैसे अवैध गतिविधियों को लेकर हैं, तस्करी को लेकर हैं, इनके अंदर चाइल्ड वर्कर्स को चाइल्ड को काम नहीं करवाएं, चाइल्ड वर्कर काम नहीं करे, इनको लेकर ये कन्वेंट्स आया था खास तौर से, और इस पर भी हिंदुस्तान ने 2017 में इसके साथ साइन कर दिए। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यदि आईएलओ के किसी कन्वेंट्स पर आप साइन करते हैं तो हमारे को उस हिसाब से हमें बनाना होगा। हम यदि किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को जो वास्तव में सही है, तो सीधी सी बात है हमें उसके हिसाब से काम भी उसी हिसाब से करना चाहिए। और ये जो वर्स्ट फॉर्म को लेकर है ऑफ चाइल्ड को लेकर जो कॉवेनेंट्स है, इसकी एक बहुत खास बात है 182वें की, ये एक प्रकार का यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है। ये पूरी तरीके से पूरी दुनिया के अंदर रेटिफिकेशन, यूनिवर्सली रेटिफिकेशन किया गया है। यूनिवर्सल रेटिफिकेशन आपसे पूछे, यूनिवर्सल का मतलब होता है सबने स्वीकार किया है, ऐसा कोई भी मेंबर नहीं है जिसने ये स्वीकार नहीं किया। यूनिवर्सल रेटिफिकेशन मिल चुका है। एकमात्र कॉवेनेंट्स जिसे यूनिवर्सली रेटिफिकेशन मिल चुका है वो केवल और केवल है 182वां कॉवेनेंट है, जिसके अंदर जो खतरनाक कार्य हैं उनके अंदर बच्चों को नहीं लगाया जाएगा। खासतौर से तस्करी के अंदर, अवैध कार्यों को लेकर, सशस्त्र बलों के अंदर, वेश्यावृत्ति के अंदर, ऐसे कार्य में नहीं लगाया जाएगा। इसको लेकर जो कॉवेनेंट्स है ये यूनिवर्सल रेटिफाइड है। ध्यान रखना पड़ेगा आपको, यूनिवर्सल रेटिफाइड कॉवेनेंट्स कौन सा है, तो क्लियर बात है 182वां किसको लेकर है, खतरनाक कार्यों में बच्चों को नहीं लगाने को लेकर है, और मिनिमम एज का लेकर है वो 138 है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कॉवेनेंट्स को इनको याद करना पड़ेगा, ध्यान रखनी पड़ेगी। 138वां और 182वां, ये तो आप कम से मेरा कहना मान के इतना तो आप याद कर ही दीजिए, नहीं तो आपका काम ठीक नहीं चलेगा, सही तरीके से आप इन बातों को पढ़ नहीं पाएंगे। दूसरा, विद्यार्थियों इंटरनेशनल लेवल पर इसको लेकर काम करने वाला जो सिस्टम है वो है यूएनओ। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यूएनओ ने की जनरल असेंबली ने, यूएन की जनरल असेंबली महासभा ने एक खासतौर से कन्वेंशन ऑफ चाइल्ड लेबर पे पास किया था। कन्वेंशन ऑन खासतौर से राइट्स ऑफ चाइल्ड, राइट्स ऑफ चाइल्ड, जिसके अंदर बच्चों के कुछ अधिकारों की बात है, 1989 में लाया गया। हम यूएनओ के मेंबर है और हमारा ये फर्ज बनता है, हमारी ये ड्यूटी है देश की कि हम इस गवर्नेंस के हिसाब से हमारे देश के अंदर श्रम कानूनों को बनाएं, उसको डेवलप करें, उनको आगे बढ़ाएं, तो ठीक है। इसके साथ मैं तीसरी बात करूं तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन, देखो कॉन्स्टिट्यूशन की बात हर जगह इसलिए आती है कि हमारा बेसिक लॉ है, सर्वोच्च कानून है देश का। जितने भी कानून बनते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के बाहर नहीं बनते, और यदि बनते हैं तो वो अवैध हैं। इसके अंदर विद्यार्थियों, बच्चों को खासतौर से फंडामेंटल राइट दिया गया है आर्टिकल 24 के अंदर कि किसी भी बच्चे को परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है उनको इस कार्य में नहीं लगाया जाएगा, परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। फंडामेंटल राइट के अंदर ही आर्टिकल 21A के अंदर आपने फंडामेंटल राइट दे रखा है अमेंडमेंट द्वारा, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आप अच्छी तरीके से जानते हैं यह था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा, और बाद में आपने इसको लेकर एक कानून भी बना रखा है जिसको RTE 2009 के नाम से जानते हैं। 1 अप्रैल 2010 से वो कानून लागू हो गया। इन बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा मिले, ये उनका फंडामेंटल राइट है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इसके साथ में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, भाग 4 है, इसके अंदर आर्टिकल 39E, 39F, आर्टिकल 45, इनके अंदर बच्चों को लेकर खास प्रावधान किए गए। 39E, 39 सुकुमार अवस्था को लेकर है, F एंड आर्टिकल 45 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है,
प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख का प्रावधान है, यह आपको पता है अमेंडेड आर्टिकल है, इसमें व्यवस्था की गई। इसी के साथ जो नागरिकों के लिए ड्यूटीज हैं, हमारे लिए जो ड्यूटीज हैं, उस ड्यूटीज के अंदर एक ड्यूटी है 51A जो आर्टिकल में ड्यूटीज हैं, उसके अंदर एक आर्टिकल है इन 11वां आर्टिकल है या 11वां कर्तव्य मैं आपसे कहूं वो ये है कि बच्चों के माता पिता और संरक्षक का यह कर्तव्य है कि वो बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाए। ये एक उसके माँ बाप का, उसके गार्जियन का ये ड्यूटी है कि उनको वो प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराए। ये उनका एक फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है। तो मेरा कहने का मतलब हमारा संविधान ये बच्चों को लेकर फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करवाता है, कुछ राज्यों को निर्देश भी देता है, राज्य के कर्तव्यों का निर्धारण करता है कि राज्य इनकी सुकुमार अवस्था का ध्यान में रखें, उन्हें ऐसे कार्यों में नहीं लगाएं, इनको लेकर लॉ बनाएं और बच्चों की खासतौर से प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख का ध्यान रखें, इनको लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। और खासतौर से ये माँ बाप और हमारे बच्चों के संरक्षक का भी ये ड्यूटीज हैं, जो बच्चे हैं जो 14 वर्ष से कम उम्र के हैं उनके लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करें, उन्हें स्कूल भेजें, उन्हें पढ़ाएं, ये हमारी ड्यूटी भी है। हम इन सब बातों का ध्यान रखें, चाहे ILO के कॉन्वेंट हो, चाहे मैं आपसे बात करूं कि UNO की जनरल असेंबली के द्वारा पारित किया गया एक कन्वेंशन अभिसमय हो जो 1989 में पास किया गया, चाहे हमारे फंडामेंटल राइट की बात करूं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करूं या फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करूं सिटीजन्स के, तो यह बात क्लियर कट है कि बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे हमारा भविष्य है, बच्चे ही देश हैं और बच्चों की यदि सुरक्षा, बच्चों की क्षमता, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की गरिमा बरकरार रखना बहुत ही जरूरी है। इसलिए हमारे देश के अंदर मैंने आपसे पिछले वीडियो में यह कहा था कि 1979 के अंदर गुरुपाल स्वामी समिति का गठन किया गया था और उस कमेटी की सहस्तुतियों के आधार पर जो उसने 26 सहस्तुति दी गई थी, उनके आधार पर हमने चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 बनाया था। यह बात मैं पहले कर चुका हूं वीडियो में, पिछला वीडियो पार्ट 1 आपको देखना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा। हमने 86 के अंदर कानून बनाया और उस कानून के अंदर हमने प्रावधान किया बच्चों को लेकर, खासतौर से बच्चों को लेकर वो था, चाइल्ड लेबर को लेकर, खासतौर से उनके प्रोहिबिशन को लेकर, रेगुलेशन को लेकर, विनियमन को लेकर एक कानून था, वो आया था। मैं आपसे ये कह रहा था इस कानून के स्थान पर एक नया कानून ले आए गए, चेंज कर दिया गया और अमेंडमेंट जो हुआ वो 2016 में हुआ। आज हम इस कानून की बात करेंगे जो है चाइल्ड दी, कानून लिख देता हूं मैं, याद रखना, दी चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन, देखो पूरी तरीके से खत्म जरूरी होता नहीं है, प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन विनियमन एक्ट 1986। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरी ख्याल से यहां पर। तो इसके अंदर अमेंडमेंट को लेकर एक प्रपोजल लाया गया था 2012 के अंदर। आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब उस समय हुआ करते थे, कांग्रेस की गवर्नमेंट, यूपीए की गवर्नमेंट होती थी, और वो एक प्रस्ताव लाए थे 2012 के अंदर जिसे लोक राज्यसभा से पारित हो गया और बाद में लोकसभा से पारित नहीं हुआ। और वो एक्ट उसके बाद में आप जानते हैं 2014 के अंदर सरकार यूपीए की चली गई और उसके स्थान पर एनडीए की गवर्नमेंट आ गई और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बन गए, माननीय नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बन गए। और जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उनके दिमाग में यह विचार आया कि जब हम ILO के कॉन्वेंट्स 138 के ऊपर साइन कर चुके हैं, हम 182 के ऊपर बात कर रहे हैं साइन करने की, जब वहां पर हम साइन करेंगे तो उससे पहले हमें हमारे कानूनों को उसके अनुसार बदलाव करने चाहिए। खासतौर से बाल श्रम को लेकर हमें कुछ काम करना चाहिए। और ILO के अंदर बाल श्रमिक जो माना जाता है वो 18 वर्ष की उम्र का माना जाता है, हमारे यहां पर 14 वर्ष, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 14 ईयर है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि बाल को लेकर जो उम्र है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग कानूनों में अलग अलग मिलेगी, इस पर हमें कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग जगह पर परिस्थितियां अलग होती है तो उसकी उम्र का काम भी अलग होता है। यदि मान लीजिए सेक्सुअल वर्कर्स है या मान लीजिए
असॉल्ट होता है, हैरेसमेंट होता है तो वहां अलग उम्र काम करती है। जैसे मान लीजिए कहीं पर एजुकेशन को लेकर है तो अलग उम्र काम करती है। जैसे मान लीजिए कंपनी एक्ट के अंदर अलग होगी, मैरिज एक्ट के अंदर अलग होगी। कहीं यहाँ जो है हमारे यहाँ पर चाइल्ड की उम्र है वो 14 वर्ष है। यहाँ चाइल्ड का मतलब 14 वर्ष। तो 2016 के अंदर एक कानून आया, जो कानून था विद्यार्थियों, अमेंडमेंट किया गया। इस कानून के अंदर ये अमेंडमेंट है, ये कोई स्थापित किया गया कानून नहीं है, अमेंडमेंट लिया गया। और अमेंडमेंट के द्वारा खास बात ये हुई कि इस कानून के अंदर थोड़ा सा नाम में परिवर्तन कर दिया गया। कानून वही है, नाम में परिवर्तन किया गया और कुछ सेक्शंस बदले गए। क्या है कानून का नाम? दी चाइल्ड एंड एडोल किशोर एडोलसेंस प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। कानून वही है 86, तो 86 रहेगा 1 सितंबर 1986 को लागू, सॉरी 2016 से ये लागू, सॉरी है ना 2016 से ये लागू हो गया। 2016 में अमेंडमेंट किया गया। कब अमेंडमेंट किया गया? 2016 में। बहुत कुछ चेंज किया गया इसके अंदर, बहुत कुछ परिवर्तन किया गया, जिसको लेकर आलोचनाएं भी होती है, कुछ कमियां भी रह गई होगी, मगर हम उन बातों पर नहीं जाएंगे। हम पहले बात करेंगे इसकी। इस कानून के अंदर विद्यार्थियों में जानकारी के लिए बता देता हूं 18 सेक्शन है। मुझे कई बार क्या होता है कि मैं देख रहा था ये ज्यादातर इंस्टीट्यूट और जो है वो अपने हिसाब से ही बना लेते हैं कि ये 26 सेक्शन है, ऐसा भी लिख देते हैं। इसके अंदर केवल और केवल 18 सेक्शन है। ध्यान रखिएगा 18 से ज्यादा नहीं है। मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, क्योंकि गड़बड़ ये होती है कि पता होता नहीं है और फिर गड़बड़ हो जाती है। ये है मेरे पास एक्ट, ये, और इस एक्ट के अंदर ये सेक्शंस हैं। ये एक अनुसूची है इसके अंदर जो 3 के अंतर्गत है, और ये सेक्शंस है 18। यानी कंप्लीटली मैं आपको बता दूं 18 सेक्शन ही हैं, 18 से ज्यादा सेक्शन इसमें नहीं है। तो कहीं 26 लिखा हुआ होता है तो ये गलत है। मेरा कहने का मतलब ये है, यूं नहीं है कि आप कहीं 26 लेके बैठ जाओ, ये मिस्टेक हो रखी है बहुत जगह पर। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कहीं भी मिस्टेक नहीं। हमारा मूल उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम ओरिजिनलिटी देखें, हम हकीकत क्या है, वास्तविकता को पढ़े, क्योंकि हो सकता है अलग अलग जगह पर अलग अलग पढ़ाया जा रहा हो तो अलग अलग बात कर लेते होंगे, उसमें हमें कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। तो 18 सेक्शन है और इसके अंदर मैं आपको बता दूं 4 लेसन है, 4 अध्याय है, पार्ट है। इसके अलग अलग पार्ट्स में बांटा हुआ है। पहले पार्ट्स के अंदर विद्यार्थियों जो इसके अंदर है परिभाषाएं हैं। दूसरा हिस्सा है इसके अंदर, जिसके अंदर मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं बाल श्रम का प्रोहिबिशन है। बाल श्रम और एडल्ट सेंस को लेकर खास तौर से प्रोहिबिशन की बात कही गई है। और जो चौथी बात है, पार्ट तीसरा है वो रेगुलेशन से रिलेटेड है, और चौथा है जिसमें अपन सजा पढ़ेंगे, सजा से रिलेटेड अपन बात करेंगे। मॉनिटरिंग को लेकर जो बात करेंगे वो हम आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 17, 18 में बात करेंगे। प्रोहिबिशन की जो हम रेगुलेशन की बात करेंगे, विनियमन की बात करेंगे इस एक्ट की, वो नियम जो इसको लेकर है, एडोलसेंट को लेकर है, वो हम बात करेंगे पार्ट 3 के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पार्ट 3। पार्ट 3 के अंदर ये प्रावधान है जो आर्टिकल 6 से लगाकर, इस सेक्शन 6 से लगाकर 13 के बीच में है, हम उसमें बात करेंगे। प्रोहिबिशन की बात जो है वो आर्टिकल 3, 4 एंड 5 में है। जो पार्ट 2 है उसकी बात करेंगे, और इसके साथ हम बात करेंगे पार्ट 1 में कि चाइल्ड क्या है और एडोलसेंट किसे कहते हैं, खासतौर से परिवार क्या है, कौन से उद्योग हैं, इसकी लेकर खासतौर से जो अनुसूची है, जो इसके अंदर एक अनुसूची है, उस शेड्यूल की बात करेंगे। ये पार्ट फर्स्ट के अंदर है। तो सबसे पहले अपन पार्ट फर्स्ट की बात करें, और पार्ट फर्स्ट के करने से पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं यहीं पर ये बात अपने को क्लियर, एक्ट जब पढ़ रहे हैं तो आप क्लियर देखिए,
चाइल्ड क्या है? नंबर 1, चाइल्ड क्या है? एक्ट का नाम क्या है? क्लियर? चाइल्ड एंड एडोलसेंट प्रोहिबिट, किशोर तरुण इसको बोलते हैं, इसको कहते हैं बाल एवं किशोर प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986। ओके, हिंदी में भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, मेरी क्या हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब है, मैं ज्यादा अच्छी हैंडराइटिंग से लिखने की आदत कम है और लिखने की आदत भी कम है, इसलिए यदि कहीं गड़बड़ होती है तो आप माफ करना। मैं अंग्रेजी में लिख देता हूं, यहाँ थोड़ा आसानी से लिखी जाती है, हिंदी में थोड़ा ज्यादा सावधानियां रखनी पड़ती है। तो व्हाट इज चाइल्ड? चाइल्ड की मीनिंग क्या है? ये चाइल्ड की मीनिंग ये है कि जो बच्चा 14 वर्ष से कम है। मेरी बात बहुत अच्छे तरीके से समझिए बेटा, 14 वर्ष का है, कई बार 14 वर्ष का है, नहीं 14 वर्ष का है वो नहीं है, 14 वर्ष से कम है अर्थात 13 साल 366 दिन का है, तब तक तो वो बच्चा है, और 14 साल का होते ही वो एडोलसेंट हो गया, तरुण हो जाएगा। यदि एडोलसेंट कौन है? एडोलसेंट जो 14 वर्ष का हो चुका है। यहां कई लोग क्या गड़बड़ करते हैं, 14 वर्ष तक, 14 यहां आगे 15 से 18 वर्ष तक, ऐसा नहीं होता है ना, कुछ चीजें बहुत हमारी एकदम क्लियरिटी मेंटली एक्सेप्टेंस हो। 15 कहां गए? बीच के जो 14 और 15 के बीच में 366 दिन थे वो कहां गए? ऐसी गड़बड़ मत करिए, यहां क्लियर है, कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे लॉज बनाए हुए हैं, वो बनाने वाले लोग नेता नहीं है, वो ब्यूरोक्रेट है, वो बहुत अच्छे जानकार लॉयर होते हैं, उनके अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल हमारे जो होते हैं उन बहुत अच्छी तरीके से इन पर नजर रखते हैं, वो एजुकेटेड पर्सन होते हैं, इनको लेकर खासतौर से हमारी जो इंटेलेक्चुअल बॉडीज हैं वो काम करती रहती हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि लिख दिया होगा साहब किसी ने ऐसे ही, ऐसा नहीं है। एडोलसेंट का मतलब है जो 14 वर्ष का हो चुका है परंतु 18 का नहीं हुआ है। 14वां वर्ष पूरा हो चुका है और 18वां वर्ष अभी का नहीं हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा विद्यार्थियों? एडोलसेंट कहलाएगा, वो किशोर कहलाएगा, वो तरुण कहलाएगा, ये वयस्क नहीं है। यूएनओ के कन्वेंशन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि बचपन बहुत महत्वपूर्ण है और वो 18 वर्ष तक रहता है, असर कम हो जाता है। यहां बचपन पूरा है, यहां असर कम हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है जिंदगी का। यदि याद करिए आपके खुद के 18 साल से पहले की उम्र को, विद्यार्थियों वो आपके पास गोल्डन एज है, गोल्डन एज थी जो आप गंवा चुके हैं। मगर मैं तो अभी भी कहता हूं आपके पास गोल्ड चला गया तो गया, अब जो सिल्वर है उसको भी संभालो, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं फिर स्टील को संभालना पड़ेगा, और लास्ट के जाते जाते जब रवाना हो जाएंगे उस समय मिट्टी के ठीकरा लेकर जाओगे और कुछ नहीं लेकर जाओगे। इसलिए गोल्ड तो गया, गोल्ड तो गया, मगर अभी जो सिल्वर है वो ठीक संभालिए, वो आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बन सकता है। इसलिए ये एक टाइम है। तो ये गोल्ड है वास्तव में, एक लास्ट में ये 18 वर्ष तक रहता है। ये यूएनओ के कन्वेंशन में खास बात लिखी हुई परिभाषा है, यूएनओ 18 वर्ष मानता है। ये चाइल्ड है, हमारे यहां पर इसको अलग किया गया, एडोलसेंट को अलग किया गया। अब सवाल यह है कि साहब ये प्रोहिबिशन किन के लिए? मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, ये प्रोहिबिशन इनके लिए, प्रोहिबिशन इनके लिए है। किनके लिए है? चाइल्ड के लिए। चाइल्ड काम नहीं करेगा, किसी भी कार्य में 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा नहीं करेगा, कुटुंब से रिलेटेड कार्यों को छोड़कर। कुटुंब से रिलेटेड का मतलब यह है घोना बकरियां चराना, छोना लाना, कुसरा लाना, सहायता करनी घरे में, डोका बढ़ाना, निंदाण करवानो, खेत बातों ले जावनो, ये कार्य आपका बच्चों का है। यूं नहीं है कि ये कार्य भी नहीं है, ये आपका है। अपने परिवार के साथ ये कार्य आपको करना ही करना है।
फैमिली में ये काम करना है जो आपको करना चाहिए बच्चों के साथ आराम से, ये भी हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। जो प्लेटिनम काल है उसको ध्यान में रखना चाहिए। कई लोग कहते हैं हम तो बच्चे हैं, बच्चों को किसी कार्य में नहीं लगाया जा सकता, लोटो भरने को लाओ में तो ना, नो, ऐसा नहीं है। 14 वर्ष तक के बच्चों को और 18, इनके लिए रेगुलेशंस है। इनके लिए क्या है? रेगुलेशंस किसके लिए हैं बेटा? किशोर के लिए है, एडोलसेंट के लिए है। किसके लिए है? एडोलसेंट्स के लिए। प्रोहिबिशन किसके लिए है? चाइल्ड्स के लिए है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं बहुत साधारण बातें कह रहा हूं, कोई ऐसा नहीं है कि जैसे ठीक है पास करो। ये कानून पास कब हुआ? जब राष्ट्रपति इस पर साइन कर लेगा तब यह कानून, जो बिल था वो एक्ट बन जाएगा। अगस्त 2016 के अंदर इस पर साइन कर दिए गए और विद्यार्थियों 1 सितंबर 2016 को यह हिंदुस्तान के अंदर लागू हो गया। यह एक महत्वपूर्ण कानून है। तो मेरी ख्याल से नाम तो समझ में आ गया होगा। दी चाइल्ड कौन है, एंड एडोलसेंट कौन है, प्रोहिबिशन किसके लिए है, रेगुलेशंस किसके लिए है, एंड एक्ट क्या है 1986, क्योंकि 86 का ही अमेंडमेंट है ये, तो एक्ट का नाम तो यही रहेगा। अमेंडमेंट एक्ट जो है वो 2016। इसमें यह पूछे कि अमेंडमेंट एक्ट कब आया, तो अमेंडमेंट लिखना है 2016। और यह पूछे बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम कब आया, तो 1986। ठीक है बेटा, अमेंडमेंट लिखा हो तो अमेंडमेंट आप समझ गए, संशोधन 2016 में हुआ तो आपको 2016 लिखना है। अब मैं आपसे बहुत सिंपल एक बात और प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, मैं कोई ऐसा हार्ड बात नहीं कर रहा हूं। अब यह सवाल है कि साहब आपने एक बात कह दी कि फैमिली के अंदर तो ये लोग काम करेंगे, तो फैमिली का मतलब क्या है? फैमिली किससे कहते हैं आप? कौन है फैमिली? फैमिली में एक तो बच्चा खुद है, चाइल्ड, है ही वो, तो इसके साथ में उसका फादर है और उसके साथ में इसकी मदर है। ये तो फैमिली है, पर इसके साथ में और बता दूं, बच्चे की सिस्टर भी है और बच्चे का ब्रदर भी है। फादर का सिस्टर भी है, बुआ। बुआ फैमिली का हिस्सा है और फादर का ब्रदर भी है। क्या चाहता हूं? सिस्टर का, मदर का सिस्टर भी है, मासी। मासी फैमिली में देखो यहां, और मदर का ब्रदर भी है, मामा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? भाई बहन बुआ, कितनी बुआ है वो तो दादाजी जाने। ब्रदर, चाचा और ताऊ। ताऊ देवीलाल नहीं, अपना जो ताऊ है। सिस्टर यानी मासी, ब्रदर यानी मामा। फैमिली में क्या है बेटा? फैमिली में बच्चा, फादर, मदर और इन सब के सिस्टर एंड ब्रदर्स। यदि किसी काम को चलाते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो वो फैमिली वर्क कहलाएगा, कुटुंबीय कार्य कहलाएगा। और ऐसे कुटुंब के कार्य के अंदर यदि बच्चे को लगाया जाता है तो वो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट के अंतर्गत दोषी नहीं होगा, मगर वो कार्य परिसंकट में नहीं होना चाहिए, वो कार्य हैरेसमेंटल नहीं होना चाहिए। अर्थात घर का काम, यदि मान लीजिए ये ऐसा फैक्ट्री चलाते हैं, खान खनीज में काम करवाते हैं, बीड़ी बनाने का काम करते हैं, सिगरेट बनाने का काम करते हैं, ये भी तो कर सकते हैं, तो बच्चे को नहीं लगाएंगे, तो बच्चे को नहीं लगाएंगे। ऐसा काम जो फैमिली वर्क से रिलेटेड है, जो घर के अंदर, मैंने आपसे जैसा कहा है कि घर में काम करने को लेकर ये है, ये है, ये मान लीजिए कोई दुकान चला रहे हैं, कहीं मान लीजिए बैठे हुए हैं, इसके साथ मैं आपको बता देता हूं चाइल्ड को, इनकी फैमिली इस वर्क में नहीं लगेगा। इस वर्क में लग सकता है, मगर जो हैरेसमेंटल है,
जो खास तौर से शोषण करने वाले हैं उनमें नहीं लगेगा। ओके, जो भले वो फैमिली चला रहे हो, जनरल कार्यों के अंदर फैमिली में लगेगा बच्चा, वो इस कानून का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अगली बात मैं आपको बता देता हूं विद्यार्थियों, मान लीजिए एक बात और बताता हूं, सिंपल बहुत साधारण बात बताता हूं, जो इस सेक्शन का एक हिस्सा है, जो आर्टिकल 3 का हिस्सा है, इसलिए ध्यान रखिए। इसके साथ बच्चा मान लीजिए स्कूल के अंदर कहीं काम करता है और स्कूल में पढ़ना चाहता है, तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहा है, आईटीआई कर रहा है, और वहां पर उसे यदि फैक्ट्री चलाने का सीख रहा है और कुछ कर रहा है, एनएसएस कार्य के अंदर कुछ कर रहा है, यदि वहां पर कुछ कार्य करता है तो वो भी इसके अंतर्गत नहीं आएगा। स्कूल के अंदर है ना, विद्यालय के अंदर बहुत सारे अपन काम करते हैं, विद्यालय के अंदर हम बच्चे हैं तो साफ सफाई का भी काम करते हैं, एनएसएस के तहत में हम रंग रोगन भी देखते हैं, वेलफेयर का वर्क भी करते हैं, ये काम करते हैं, ये आप चाइल्ड वर्क नहीं मानोगे। और दूसरी बात, आईटीआई वगैरह करते हैं तो उसमें फैक्ट्री वगैरह वगैरह आपको पता है, अंदर जो मशीनरी लगी होती है उनको भी चलाते हैं, तो वो भी चाइल्ड लेबर नहीं माना जाए। अगली बात मैं आपको बता देता हूं, मान लीजिए आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट का मतलब खिलाड़ी है, बहुत अच्छा कबड्डी का खिलाड़ी है, बहुत अच्छा क्रिकेटर है, फुटबॉलर है, जिम्नास्ट में है, यदि ऐसा कुछ है तो वो भी इसके अंदर नहीं आएगा। यदि किसी फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है, बच्चे का रोल तो बच्चा ही करेगा। यदि फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है और वहां पर यदि काम करता है, किसी पर ध्यान रखिए हैरेसमेंटल नहीं होना चाहिए, यदि काम करता है, कोई रोल अदा करता है, कोई किसी एडिटिंग वगैरह करता है, ऐड करता है, बहुत सारे बच्चे करते हैं, यदि वो करता है तो वो भी इसके अंतर्गत नहीं आता है। यदि आपको ध्यान रहे तो रख लेना, ऐसे ज्यादा इस पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप केवल और केवल इन पर ज्यादा टेंशन लोगे तो आपका अच्छा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से 3 बातें आप सीख गए। एक तो ये सीख गए चाइल्ड क्या है, दूसरा ये सीख गए कि एडोलसेंट कौन होता है, और तीसरी बात सीख गए फैमिली क्या होती है। और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट जो कि इस कानून को क्रियान्वित करेगी वो है। ओके, प्रोहिबिशन किसके लिए, रेगुलेशन किसके लिए, इसके लिए नो प्रॉब्लम, मेरी ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब विद्यार्थियों मैं बात करता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग की, अध्याय 2 की। इसके अंदर अध्याय 2, ज्यादा मैं इस आर्टिकल टू आर्टिकल नहीं चल रहा हूं, केवल और केवल जनरली आपसे बात कर रहा हूं। अध्याय 2 के अंदर आर्टिकल आते हैं 3, आर्टिकल 4, आर्टिकल 5। ये आर्टिकल अमेंड किए गए और बहुत ही अच्छी तरीके से ये अमेंड हुए। पहला मैं ले लेता हूं एक सेक्शन 3, 2016 से पहले तो ये था सेक्शन 3 था जिसके अंदर केवल चाइल्ड थे, मगर अब क्या हुआ कि सेक्शन 3 के साथ में मैंने आपसे कहा इस कानून के अंदर एडोलसेंट भी आ गए, तो दोनों आ गए। तो सेक्शन 3 के अंदर तो है चाइल्ड, कौन से काम में नहीं लगेगा, और एक सेक्शन जोड़ा गया 3A, नया सेक्शन, ये अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, 2016 के अंदर जोड़ा गया, और इसमें यह किया गया कि जो एडोलसेंट है, किशोर जो हैं, उनके लिए ये बात कही, किशोर के। अब जो चाइल्ड है, मैंने आपसे कहा ये चाइल्ड किसी प्रकार का कार्य नहीं करेंगे, कोई भी कार्य नहीं करेंगे, किसी आजीविका या प्रक्रिया में नहीं लगाया जाएगा, किसी आजीविका या प्रोसेस। आजीविका का मतलब होता है कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी धंधा और उसके साथ कोई प्रोसेसिंग है, उससे रिलेट में नहीं लगाया जाएगा, नहीं लगाया क्लियर, नो प्रॉब्लम। किसी प्रकार की यह प्रॉब्लम का सवाल ही मेरे ख्याल से खड़ा होता नहीं है, इससे सिंपल कोई बात हो नहीं सकती, नहीं लगाया जाएगा। परंतु मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से आपको यह समझना चाहिए, यदि परिवार की सहायता के लिए लगाया जाता है, छूट है, ये छूट है, इसमें नहीं आएगा, छूट है, परिवार की सहायता के लिए। परिवार कौन है, बात समझ में आ गई। परिवार की मीनिंग मैं पहले से ही कह चुका हूं, जो सेक्शन 2 में थी, परिवार। ओके, परिवार की सहायता के लिए यदि लगाया जाता है, जैसे
परिवार की सहायता में आप कहोगे साहब कौन से कार्य में लगाया जाता है? खेत के कार्य में लगाया जाता है, गृह कार्य में लगाया जाता है। परिवार की सहायता का मतलब है खेत, खेत में सब आ गए ना, खेत में घर के अंदर सहायता के लिए है, वन्य संग्रहण को लेकर है। वन्य संग्रहण का मतलब खेत में भारो लावणो, छोना लावना, कुचरा लाना, ईंधन लाना जलाने के लिए, वो कहलाता है वन्य संग्रहण। ऐसे कार्य में लगाया जाता है तो वो आप नहीं मानो। दूसरा, दर्श्य श्रव्य प्रयोजन के लिए लगाया जाता है, दर्श्य या श्रव्य प्रयोजन के लिए लगाया जाता है तो भी नहीं माना जाएगा। और तीसरी बात, किसी प्रकार की आर्ट खिलाड़ी वगैरह बनाना, आर्टिस्ट है कोई किसी प्रकार के रोल में, तो कबड्डी खेल वगैरह ये भी एक आर्ट है, कला है ना, खिलाड़ी, इसमें लगता है तो इनको छूट है, ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा, ये नहीं माना जाएगा कि साहब ये कार्य। ओके, अगली बात, एडोलसेंट। एडोलसेंट के बारे में ये लिखा हुआ है, किसी किशोर को अनुसूची जो इसके साथ लगी हुई है, इसमें लिखी हुई है, इस अनुसूची के अंदर जो वर्णित आजीविका ऑक्यूपेशन या जो प्रक्रिया है उसमें नहीं लगाया जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? किशोर को कहां नहीं लगाया जाएगा? अनुसूची 1 के अंदर। ये कौन सा क्लॉज कह रहा है बेटा? ये क्लॉज कह रहा है 3A। किशोर को जो अनुसूची के अंदर वर्णित ऑक्यूपेशंस हैं, जो प्रोसेस हैं, उसके अंदर नहीं लगाया जाएगा किसी भी हालत में, उसमें किसी कार्य को उस कार्य में नहीं लगाया जाएगा। और मैं आपको बहुत स्पेशल बात कहना चाहता हूं, यहां इस अनुसूची के अंदर केवल और केवल मूलतः मूल में 3 क्लॉज ही सब्जेक्ट ही जोड़े गए। पहला, खान, खनिज कार्य में नहीं लगाया जाएगा। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को खनिज कार्य में नहीं लगाया जाएगा। इसके साथ में कार्य में नहीं लगाया जाएगा खास तौर से जो विस्फोटक है, ज्वलनशील है, ज्वलनशील एवं विस्फोटक, फटाके बनाना वगैरह वगैरह, इसमें नहीं लगाया जाएगा। और इसके साथ में उन प्रक्रिया प्रोसेस में नहीं लगाया जाएगा जो परिसंकट में प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं में नहीं लगाया जाएगा। परिसंकट में किसको नहीं लगाया जाएगा? किशोर को नहीं लगाया जाएगा, बच्चों को किसी में नहीं लगाया जाएगा। कहां लिखा हुआ है? सेक्शन 3A के अंदर एक अनुसूची है और उस अनुसूची के अंदर 3 सब्जेक्ट हैं, उसमें तीसरा है परिसंकट में प्रक्रियाएं। अब आप कहोगे साहब इसमें परिसंकट में प्रक्रियाओं में कौन सी प्रक्रियाएं आती है? तो जानकारी के लिए बता देता हूं, याद रहे तो याद रख लेना। कंपनी एक्ट 1948 के अंदर जो प्रक्रियाएं दी गई है वो प्रक्रियाएं परिसंकट में प्रक्रियाएं कहलाएगी। लगभग 54 के आसपास प्रक्रिया है जो पूरी की पूरी क्या कहलाएगी? परिसंकट में प्रक्रिया कहलाएगी, जिसके अंदर बच्चे को आप नहीं लगा सकते, उसके अंदर नहीं लगा सकते। ये खास बात है इस एडोलसेंट के लिए कि परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाएंगे, खानों में नहीं लगाएंगे, ज्वलनशील और विस्फोटक कार्य होते हैं वहां पर नहीं लगाएंगे। अब आपके सामने एक सवाल और आता है, साहब इस सूची को तो आपने बना दिया, मगर इस सूची को बढ़ाना वगैरह हो तो क्या करना पड़ेगा? मैं आपको बहुत साधारण सिंपल बात बता देता हूं। केंद्र सरकार के पास ये पावर है, केंद्र सरकार इस सूची के अंदर, केंद्र सरकार पब्लिक नोटिफिकेशन के साथ, गजट नोटिफिकेशन के साथ अधिसूचना द्वारा कोई भी विषय इसमें जोड़ सकती है और हटा सकती है। इसमें कोई भी सब्जेक्ट जोड़ भी सकती है और इसमें हटा भी सकती है। देखिए बेटा, बहुत स्पेशल बात, ये लिस्ट है अनुसूची, इसमें एडोलसेंट को नहीं लगाया जाएगा।
इस लिस्ट को बढ़ाना हो तो केंद्र सरकार अपनी अधिसूचना के द्वारा, पब्लिक नोटिफिकेशन के द्वारा इसे बढ़ा भी सकती है। कोई जोड़ना हो तो नया सब्जेक्ट जोड़ देगी, और किसी को हटाना हो तो उसे हटा भी देगी। ये दोनों काम कर सकती है, ये खास बात है। मेरे ख्याल से यहां प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। और ये पावर जो है सेक्शन 4 है। अब एक बात और इसी पेज पर मैं ले लेता हूं साहब, केंद्र सरकार इस सब्जेक्ट को जोड़ेगी और इस सब्जेक्ट को हटाएगी, तो इस सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए, किसी सब्जेक्ट को और किसी को हटाने के लिए कोई न कोई एडवाइजरी कमेटी होगी। सेक्शन 5 ये कहता है, बहुत अच्छी तरीके से समझिए, सेक्शन 5 ये कहता है इसके लिए एक तकनीकी सलाहकार समिति बनाई जाएगी और उस समिति के अंदर एक अध्यक्ष, चेयरमैन और 9 सदस्य, यानी अधिकतम 10 हो सकते हैं, ये सदस्य होंगे। और ये जिनकी सलाह देंगे, किसको सलाह देंगे? केंद्र सरकार को ये सलाह देंगे कि इसमें कौन से सब्जेक्ट हमें जोड़ने चाहिए और कौन से सब्जेक्ट नहीं जोड़ने चाहिए। जो सलाह देंगे वो सब्जेक्ट इसमें जोड़े जाएंगे और केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा जोड़ सकते हैं। ये बात है इसमें। अब मेरी बात आप समझ गए होंगे। एक तो यह है कि साहब बच्चों के लिए क्या प्रावधान है, तो किसी कार्य में नहीं लगाया जाएगा, किसी भी ऑक्यूपेशन या प्रोसेस में नहीं लगाया जाएगा परिवार वगैरह के छोड़कर। क्लियर? छूट है। एडोलसेंट को अनुसूची 1 में वर्णित उपजीविकाएं और प्रक्रियाएं है उनके अंदर नहीं लगाया जाएगा। अनुसूची के अंदर क्या है? तो 3 है, खान, विस्फोटक और ज्वलनशील और परिसंकट में प्रक्रियाएं हैं। परिसंकट में प्रक्रियाएं क्या है? जो कंपनी एक्ट 1948 में है वो परिसंकट में प्रक्रियाएं कहलाएगी। और सेक्शन 4 क्या कहता है? केंद्र सरकार इस सूची के अंदर कोई भी अमेंडमेंट कर सकती है, जोड़ घटा सकती है। इसके लिए कोई पार्लियामेंट से पास करवाने की जरूरत नहीं है। ये केंद्र सरकार के पास अधिकार है कि उस अनुसूची 1 में किसको डालना है, किसको नहीं डालना है। ये मैं इस कानून की अनुसूची कह रहा हूं, है ना, कोई संविधान की अनुसूची नहीं पढ़ा रहा हूं। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, केंद्र सरकार किसके कहने पर ऐसा करेगी? तो तकनीकी सलाहकार एक समिति होगी और तकनीकी सलाहकार समिति के कहने पर, ये जिसमें एक चेयरमैन होगा और 9 सदस्य होंगे, वो जो केंद्र सरकार को कहेगी कि इसमें कौन से सब्जेक्ट जोड़े जाए और कौन से सब्जेक्ट घटाए जाए, जैसा वो कहेगी वैसा ये करेगी। और तकनीकी सलाहकार कमेटी के अधीन यदि किसी उप समितियां, इन सब कमेटीज बनाने की जरूरत पड़ती है तो ये सरकार बना सकती है, ये सरकार बनाएगी। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये काम श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है, आपको कहने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट टाइम में ये पूछे कितनी प्रक्रियाएं हैं, तो इसमें 54 प्रोसेस हैं जो इसको कंपनी एक्ट के अंदर, जिसमें आप कार्य में नहीं लगाए जा सकते। मगर नहीं पूछेंगे आपको, कंपनी एक्ट यहाँ कहाँ आएगा। केवल और केवल जितनी जनरल बात कर, जितना आप आसानी से पढ़ोगे, जितना आप बहुत सिंपल तरीके से पढ़ोगे, मेरी ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सेक्शन 3 हो गया, 3A हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, अध्याय 1 पूरा हो गया। मेरी ख्याल से यहाँ कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को आना नहीं चाहिए। और यदि विद्यार्थियों आती है तो उसमें तो मैं क्या कह सकता हूँ, चाइल्ड बता चुका हूँ ये है, और इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। और कोई बात इससे ज़्यादा पढ़ना भी मेरी ख्याल से आपके ज़्यादा काम आने वाली बातों में होगी नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल आप पढ़ोगे तो काम आ जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। या कोई आपके काम, इतना बात है। अब मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट भाग पे जाता हूं, नए सेक्शन पर जाता हूं, करूं स्टार्ट। ओके, अध्याय 3 2 हो गए भाई। अध्याय 3 के अंदर सेक्शन बात करेंगे 6 से लगाकर 13 तक। उनको सजा क्या मिलेगी वो बात मैं आगे करूंगा, है ना। वो क्लॉज 14 में है, वो सेक्शन 14 में है, उसकी बात मैं थोड़ा सा अलग हटके करूंगा, आप ध्यान रखने ना, आगे मैं बात कर रहा हूं। अब देखिए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है किशोरों के लिए जो प्रक्रियाएं हैं और जो उपजीविकाएं उनका विनियमन। ये किशोरों के लिए, किसके लिए है? किशोर के लिए है। किसका प्रावधान करती है? विनियमन का बात करती है। विनियमन का मतलब होता है रेगुलेशन करने का काम कर रही है। ये प्रोहिबिटेड नहीं कर रही है, ये मना नहीं कर रही, इसके लिए कुछ विनियमन बनाती है कि यदि मान लीजिए जो सेक्शन 3 है
उस सेक्शन 3 के अंदर 3A के अंदर जो किशोर काम कर रहे हैं उन कार्यों के अंदर, तो उन कार्यों में जो परिसंकट में है, जो मैंने आपसे कहा ज्वलनशील विस्फोटक हैं या जो खाने हैं, उनको छोड़कर बाकी कार्यों में कर ही सकते हैं। 14 साल से 18 साल के बच्चे कर ही सकते हैं। यदि वो करते हैं तो वो कार्य कैसे करेंगे, उनके काम के घंटे क्या होंगे, उनके छुट्टी का टाइम क्या होगा, उनको मॉनिटरिंग कैसे करेगा, उनका ध्यान क्या रखा जाएगा, उस समय किन किन बातों को जो अधिष्ठाता है, ऑक्यूपायर है, वो किन बातों को ध्यान में रखेगा और इसके साथ में उस समय उसको क्या इनके फॉलो करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। पहली बात इनके विनियमन का। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन बच्चों के काम करने के घंटे क्या होने चाहिए, कितने घंटे काम, कितने घंटे करेगा, बहुत जरूरी बात है। ये होना चाहिए नहीं होने भाई, बच्चा एडोलसेंट काम करेगा मगर कितने घंटे काम करेगा, उसकी कालावधि क्या होगी, और जो काम करेगा उसकी समय क्या होगी, ये बात बहुत जरूरी है ना, नहीं तो कैसे पता चलेगा। लिखा हुआ इस पे खास बात मैं बता दूं, किसी भी बच्चे को प्रतिदिन पर डे, प्रतिदिन एक दिन में 3 घंटे कार्य करने के बाद में 1 घंटा रेस्ट देनी होगी, और उसके बाद में उसे काम और करवाया जा सकता है, जो 3 घंटे और कर देगा 2 घंटे। यानी एक व्यक्ति को एक दिन के अंदर मैक्सिमम, एडोलसेंट को मैक्सिमम, ध्यान रखिए विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाह रहा हूं आपसे, मैक्सिमम 6 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवाया जाएगा। साफ साफ लिखा हुआ है, 6 घंटे से ज्यादा काम वो नहीं करेगा, 6 घंटे से ज्यादा नहीं। कितने घंटे कर सकता है, एक दिन में 6 घंटे, 6 घंटे से ज्यादा नहीं। मगर 3 घंटे बाद उन्हें 1 घंटे की रेस्ट देनी पड़ेगी टोटल। देखिए इसमें मैं बता दूं, ये रेस्ट इंक्लूड है, रेस्ट इसके अंदर शामिल है, रेस्ट अलग नहीं है। कई बार ये होता 3 घंटे 1 घंटा रेस्ट, फिर 3 घंटे ना, 3 घंटे बाद रेस्ट देनी होगी, और रेस्ट सहित। और ध्यान रहे, यदि मान लीजिए उस बच्चे ने प्रतीक्षा की है, बैठा रहा है, कुछ समय काम करवाई नहीं, मान लीजिए ऐसे ही बैठा रहा, इंतजार किया, तो इंतजार प्रतीक्षा समय भी इसमें शामिल होगा, प्रतीक्षा समय शामिल। इससे ज्यादा नहीं करवा सकते आप किसी भी हालत में किसी भी एडोलसेंट को। 14 से 18 साल के बच्चे को एक दिन में 6 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवा सकते। विश्राम अंतराल इसमें शामिल है, और जो आदमी ने प्रतीक्षा की है वो भी इसमें शामिल है, रेस्ट के सहित जो प्रतीक्षा है वो भी इसमें शामिल मानी जाएगी। ये बात बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना। और जो ये काम करने का समय है वो विद्यार्थियों 7 PM से लगाकर सुबह 8 AM तक आप काम नहीं करवा सकते, नहीं, इस बीच काम नहीं। रात को काम नहीं करवा सकते, रात को नहीं, शाम को 7 बजे बज जाए, और पूरी सुबह 8 बजे से पहले नहीं बुला सकते। यानी 7 से शाम को 7 बजे से 8 बजे तक कार्य नहीं करवाएंगे, ये पूरी तरीके से मना है। तीसरी बात, ओवर टाइम नहीं करोगे। बहुत लफड़ा है ओवर टाइम बड़ा। आदमी ने पेट भरने के लिए और खुशियों के लिए दौड़ता है, और दौड़ते दौड़ते खुशियां ही गुम हो जाती है, और जब तक चाह रहा है कि हम एंजॉय करें, मस्त रहें, अच्छी तरीके से जिएं, और भाग दौड़ में ही सब कुछ उसका चला जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं हो। क्या करना है विद्यार्थियों, ओवर टाइम नहीं करना चाहिए। नहीं कराओगे आप ओवर टाइम, ये नहीं है ओवर टाइम कर दो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। ओवर टाइम आप किसी भी स्टाफ के अंदर नहीं कर। दूसरी बात, जिस दिन बच्चा काम कर रहा है उसी दिन किसी दूसरी संस्था के अंदर उस बच्चे को नहीं लगाया जाएगा। जिस दिन वो काम कर रहा है उसी दिन अन्य
संस्थान में नहीं भेजा जाएगा। जैसे मान लीजिए आज इस फैक्ट्री में काम है और 2 घंटे ही काम था, ये हो सकता है 2 घंटे काम था, 2 घंटे काम था, उसके बाद फैक्ट्री के मालिक ने कहा नहीं नहीं ये इसमें नहीं, इस पास वाली फैक्ट्री मेरी है, उसमें चला जा, अब बाद की काम वहां करना। नो, उसी में ही संस्थान चेंज नहीं करेगा, हाँ दूसरे दिन भले ही दूसरी जगह जाए, क्या प्रॉब्लम, मगर उसी दिन केवल उसी संस्था, भले ही 3 घंटे का ही काम था तो मजदूरी पूरे दिन की देनी पड़ेगी। मेरा कहने का मतलब ये है, आप समझ रहे हैं, तो उसका राइट है, उसे देनी पड़ेगी, आप किसी भी स्थिति में उसे मना नहीं कर सकते। दूसरी बात मैं आपको बहुत सिंपल बात बताना चाहता हूं, इस बच्चे के लिए वीकली हॉलीडे की बात है, 1 दिन का संपूर्ण अवकाश मिलना चाहिए, 1 दिन का संपूर्ण अवकाश। संपूर्ण अवकाश का मतलब समझ गए, किस तारीख को किस दिन मिलना चाहिए, कोई फिक्स नहीं है, यहां लिखा हुआ नहीं, 1 दिन का मिलना चाहिए, 1 दिन पूरे के पूरे दिन का उनको अवकाश मिलना चाहिए 7 दिन में। 6 दिन काम करेगा सप्ताह के अंदर, 7 दिन का सप्ताह होता है, 1 दिन पूरे दिन उसको छुट्टी मिलेगी, पेमेंट मिलेगा, है ना, ऐसा नहीं है छुट्टी का मतलब घर बैठो तनख्वाह मिले, नो, वो छुट्टी नहीं, उसको पेमेंट मिलेगा। परंतु ध्यान रहे छुट्टी का दिन कौन सा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मकान ये जो होते हैं फैक्ट्रियों के मालिक अधिष्ठान वाले जो व्यावसायिक लोग होते हैं, प्रोफेशनल लोग होते हैं, ये विद्यार्थियों कलम तो चलाते हैं मगर वो कलम कटार से भी ज्यादा खतरनाक होती है, ये खून पीते हैं। ये लोग मजदूरों का खून पीते हैं, इसलिए मोटे ताजे होते हैं, इसलिए ये जो ऐशो आराम करते हैं। और आप सब जानते हैं एक आदमी केवल और केवल पीठ पर कमाकर पेट भर सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, और एक आदमी किसी का शोषण करके करोड़पति हो सकता है और कुछ नहीं। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है, इन सरकारों ने और इस व्यवस्था ने इस प्रकार की व्यवस्थाएं कर रखी है कि हमारे को जब पढ़ाया जाता है स्कूल में तो क्या पढ़ाते हैं, आपने कभी सुना, विचार किया है कि आपको पढ़ाया जाए सही पढ़ा रहे हैं गलत पढ़ा रहे हैं। मैं पढ़ता था 6ठी 7वीं क्लास के अंदर, उस समय हमारे गुरुजी सुनाते थे, धीरू भाई अंबानी का नाम सुना है आपने बेटा? मैंने कहा वो बच्चा धीरू भाई अंबानी जब घर से निकला था तो एक पीतल का टूटा हुआ लोटा लेके निकला था, और धीरू भाई अंबानी, अब देखो लोटा लेके निकला, ये एक बैकग्राउंड है इसका, लोटा लेके निकला था और वहां जाने के बाद में एक पेट्रोल पंप पर नौकरी की, और आज दुनिया के अंदर रिलायंस पेट्रोलियम दुनिया में पेट्रोल पंपों का मालिक है, बहुत दुनिया का उसके बच्चे, और वो दुनिया का सबसे अमीर, भारत के सबसे अमीर और दुनिया के गिने चुने अमीरों में उसकी गिनती होती है। अरबों खरबों रुपए का एक साम्राज्य स्थापित कर दिया उनके बच्चों ने, और उसने, ये धीरू भाई अंबानी था। ये दोनों ही बातें ठीक है, मगर पहली बात के आधार पर दूसरी बात जो सिद्ध की गई, उसका जो तरीका अपनाया गया, वो मास्टर क्या कहता था, इन्होंने ईमानदारी से काम किया, कड़ी मेहनत की, इसलिए उन्होंने ऐसा साम्राज्य स्थापित किया। ये सबसे बड़ा झूठ था जो हमें पढ़ाया गया और हमें पढ़ाया जाता है। ये लोग इसलिए अमीर हैं कि इन्होंने लोगों का शोषण किया, खून पिया, इसलिए इन लोगों का इतना बड़ा साम्राज्य है, इसलिए नहीं कि ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से कमाया। मैंने कह रहा हूं ईमानदारी से केवल और केवल विद्यार्थियों, ये भी और ज्यादा ईमानदार बने तो बच्चे भूखे रह जाएंगे। ईमानदारी से ज्यादा जरूरत क्या है मैं नहीं कहना चाहता, मैं नहीं कहता भ्रष्टाचार करिए, मगर आप स्थापित क्यों करते हो ऐसे? मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी इसलिए अमीर हैं कि उन्होंने ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ बहुत अच्छी तरीके से कड़ी मेहनत की, इसलिए होते हैं कि इसलिए कि उन्होंने कई लोगों के कमाए हुए, कई लोगों ने उनको कमा कर दिया, इसलिए वो अमीर हो गए। मगर उदारीकरण का युग है, हमारी मेंटलिटी, साइकोलॉजी इस प्रकार से पढ़ाया जाता है, इस प्रकार से कहा जाता है, और उन्हीं के इशारों पर सिलेबस बनता है। ऐसा पढ़ाया जाता है ताकि हम कहें कि वास्तव में है तो यार भगवान के दिया हुआ, भाई वो अमीर इसलिए है कि ये तो भगवान की मर्जी थी,
और ये हम गरीब इसलिए हैं कि ये भी भगवान की मर्जी थी। और साला अमीर इसलिए अमीर हैं कि वो अमीर हैं, और गरीब इसलिए गरीब है कि वो गरीब है। इससे बड़ा क्या झूठ हो सकता है दुनिया में क्या? और ये बोला जाता है भगवान ने दिया है। अमीर इसलिए अमीर है कि वो अमीर है, और गरीब इसलिए गरीब है कि वो गरीब है। इससे बड़े झूठ दुनिया में नहीं बोले जाते। और ये झूठ एक अंग्रेज उदारवादी व्यक्ति का है, जिसने एडम स्मिथ कहते हैं, जिन्होंने स्टेब्लिश किया धीरे 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 धीरे। और समाज के अंदर आज माहौल ऐसा बन गया, कोई आदमी भूखा है, गरीब है, कहते हैं यार तुम्हें, हाँ भाई इसकी किस्मत अच्छी है, इसका बंगला है, इसकी किस्मत अच्छी है, मेरी। नो, इनको दोष मत दो, इनके पीछे कई लोगों का हाथ है। आपकी गरीबी के पीछे कई लोग उत्तरदायी है, और वो उत्तरदायित्व से हटने के लिए या तो प्रतिस्थापन करते हैं भगवान पर, या प्रतिस्थापन करते हैं ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठाओं पर, और कुछ भी नहीं है। मेरा ये मानना है, और मेरी ख्याल से मेरी बात ये सही होगी, गलत नहीं है। ज्यादा भाषण नहीं देना चाहिए, मेरी आदत खराब में बीच बीच में क्या है कि मैं बहुत सेंसिटिव मैटर का आदमी हूँ, बोल देता हूँ, कुछ भी बोलना होता है तो फिर कई बार मेरी ये गड़बड़ भी करती है, सरकारें नाराज हो जाती है। जिनके पैसे देते भाई कॉर्पोरेट के कारण जीते, आप तो डोडा पी के अमल पी के पैसे लेकर वोट देते हो, वो तो लोग पूरा खर्चा आपका वो उठाते हैं, तो उनका तो बोलना, उनके गीत गाने चाहिए, मगर आदत खराब है मेरी। हाँ, वीकली हॉलीडे, एक दिन का, पूरे दिन का अवकाश मिलना चाहिए उसे। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, अवकाश किस दिन होगा यह तय उस फैक्ट्री का अधिष्ठाता करेगा, और तय डे होगा तो वो लिखेगा कि मंगलवार को अवकाश रहेगा, तो मंगलवार के अवकाश का नोटिस सुगम स्थान पर, सुदर्श्य जगह पर, अच्छी जगह पर लगाएगा, ताकि मजदूर उसे पढ़ सके, और वहां पर उसी दिन अवकाश रहेगा। ये बाढ़ लगाया होना चाहिए नोटिस सार्वजनिक जगह पर कि साहब इस दिन हमारे यहां पर अवकाश रहेगा। और आपको बता दूं, वो ये दिन 3 महीने तक चेंज नहीं कर सकता। यूं नहीं पहले दिन नोटिस निकाला, कहा बुधवार को छुट्टी रहेगी, 3 महीने 10 दिन, एक अगले सप्ताह लगाया मंडे को छुट्टी रहेगी, अगले सप्ताह लगाया संडे को छुट्टी रहेगी, अगले सप्ताह लगाया इस दिन छुट्टी रहेगी ना। जो उसने डेट तय किया है, डे तय किया है, डे, उस डे को, डेट नहीं डे, जो डे तय किया है उस डे को उसे छुट्टी रखनी होगी, और उसका नोटिस सार्वजनिक जगह पर लगाना पड़ेगा, और उसी दिन उस ऑक्यूपायर को छुट्टी रखनी पड़ेगी अपने ऑक्यूपेशन के अंदर। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा ये एक्ट है, इस एक्ट के अध्याय 3 के अंदर साफ साफ इसके बारे में लिखा हुआ है, यह ध्यान रखना पड़ेगा। अगली बात, इन बच्चों को लगाया गया है, इन बच्चों के लिए एक खास बात की गई है, सॉरी जो एडोलसेंट है, इनके लिए यह खास बात है कि एक किसी फैक्ट्री के अंदर यदि किसी बच्चे को लगाया जाता है, तो उस बच्चे का नोटिस इंस्पेक्टर को देना होगा। नोटिस जो है वो इंस्पेक्टर को देना पड़ेगा, नोटिस टू इंस्पेक्टर। जो लेबर इंस्पेक्टर है उसको आपको एक नोटिस भेजना पड़ेगा 30 दिन के अंदर। कितने दिन में भेजना पड़ेगा? सॉरी 30 डेज के अंदर। क्या साहब हमने यहां पर ऐसे बच्चे को रखा है, हमारी फैक्ट्री का स्थापना का नाम यह है, हमारी ये फैक्ट्री हमारे यहां पर बनी हुई है, इसका प्रबंधन करने वाला जो व्यक्ति है, वास्तविक प्रबंधक, यूं नहीं नाम लिख देता है मुकेश अंबानी, मिले ही नहीं मुकेश अंबानी, उस फैक्ट्री के अंदर जो वास्तव में मैनेजमेंट अधिष्ठाता देखने वाला है उसका नाम लिखना पड़ेगा, वो पता लिखना पड़ेगा, जहां पर किसी प्रकार की सूचनाएं भेजी जाए उसका पता लिखना पड़ेगा, और इसके साथ में यह लिखना पड़ेगा कि इस फैक्ट्री के अंदर काम करने की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, वो भी उसके अंदर लिखाना पड़ेगा। और लिखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पर ये फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री की जगह ये पर है, इसका चलाने वाला ये है, और इसमें ये जगह यहाँ पर आई हुई है, इसमें हम ये काम करते हैं, और इसमें हमने बच्चे को रखा है। ये नोटिस इंस्पेक्टर को आपको भेजना पड़ेगा 30 दिन के अंदर अंदर, यदि भेजोगे, अन्यथा आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी। क्लियर बात है, मैं कहने का मतलब आप अच्छी तरीके से समझते हैं। नोटिस भेजना बहुत ही जरूरी है, नहीं भेजोगे तो आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी, क्योंकि नोटिस के बिना निरीक्षक को कैसे पता चलेगा, उस इंस्पेक्टर को कैसे पता चलेगा कि आप ऐसी फैक्ट्री चलाते हैं। क्लियर। एक बात आपको बता देता हूं विद्यार्थियों, कुछ खास बातें हैं कि जो ये कानून है, इस कानून में कुछ बातें बहुत सिंपल है, साधारण है, मेरे ख्याल से कोई इसमें ऐसा नहीं है कि कहीं गड़बड़ लगती है आपको कि भाई साहब यहां कैसे होगा। ये थोड़ा सा
ध्यान रखिएगा। अगली बात इसके अंदर विद्यार्थियों ये है, यदि मान लीजिए किसी बच्चे को रखा गया और उस बच्चे को रखने के बाद में विवाद हो गया, आयु को लेकर विवाद हो गया, आयु को लेकर यदि विवाद है, हो सकता है ना भाई बच्चे को लगाया गया, किशोर को लगाया गया और उसने कहा साहब ये तो आयु क्या है इसकी, इसको लेकर यदि मान लीजिए कोई विवाद हो जाता है, इस विवाद का निपटारा कैसे होगा? पहली बात तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए, चिकित्सा प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिस जन्म हुआ कि ये इस दिन जन्म हुआ और इस तारीख से यहां तक, अभी ये 17 साल का है, 16 साल का है, या 18 साल से छोटा है या 18 साल से बड़ा है, ये साबित करना पड़ेगा, होना चाहिए। यदि मान लो नहीं है, आयु संबंधी विवाद हो गया और नहीं है, तो मैं बता दूं निरीक्षक द्वारा, इंस्पेक्टर द्वारा जो चिकित्सक तय किया जाएगा, जो डॉक्टर तय किया जाएगा, उस डॉक्टर द्वारा किया गया निर्णय अंतिम होगा, वैलिड होगा। वो डॉक्टर कह देगा कि साहब, चिकित्सा प्राधिकारी ये कह देगा, ये प्राधिकारी कह देगा कि इसकी उम्र ये है, वो उम्र वैलिड होगी। मान लो विवाद हो जाए तो, ऐसे विवाद नहीं होता है तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली बात, इनके लिए एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा, एक रजिस्टर बनाया जाएगा इन बच्चों को लेकर, जो काम किसी फैक्ट्री में कर रहे हैं उसके अंदर एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। और रजिस्टर के अंदर खास बात यह है, यह लिखना पड़ेगा कि उस एडोलसेंट का नाम क्या है, एडोलसेंट का नाम क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है लिखना पड़ेगा, उसके काम के घंटे क्या है, वर्किंग आवर क्या है, उसके रेस्ट का टाइम क्या है, ये उसके अंदर बताना पड़ेगा। उसके अंदर वर्क की नेचर बताना पड़ेगा, प्रकृति को बताना पड़ेगा कि क्या है, और इसके साथ अन्य कोई टिप्पणी है तो वो भी करनी पड़ेगी। और ये रजिस्टर इस इंस्पेक्टर के लिए हर समय खुला रहना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि आप खुला नहीं रखें, ये ओपन होना चाहिए, तिजोरी में बंद नहीं, ये खुला रहना चाहिए। खुले का मतलब ये नहीं है कि रात को खुला रखे, मेरा कहने का मतलब फैक्ट्री का टाइम है, उस टाइम यदि इंस्पेक्टर आता है तो तुरंत आपको रजिस्टर उसके सामने ओपनली खुला होना चाहिए, जैसा हमारा हाजिरी रजिस्टर होता है आपने देखा है वैसे होना चाहिए, और उसके अंदर ये होना चाहिए। इंस्पेक्टर कभी भी आकर उसे चेक कर सकता है कि क्या ये नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो बाल श्रम प्रतिषेध जो अधिनियम, जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं, एडोलसेंट को लेकर जो एक्ट है हमारा 2016 में अमेंडमेंट किया हुआ, इसके तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई हो जाएगी। और सेक्शन 14 के तहत उनके विरुद्ध सजा का प्रावधान, यदि कोई ऐसा करता है तो, नहीं करता है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगली बात मैं और बता देता हूं, इस एडोलसेंट को लेकर एक खास बात है जो कई बार काम होता है कि एडोल्ट जो ये ऑक्यूपाइड है या जो ये फैक्ट्री का मालिक है, उनको एक बात कहनी पड़ेगी कि अपनी फैक्ट्री के अंदर एक नोटिस लगाना पड़ेगा, एक नोटिस लगाएगा, सार्वजनिक स्थान पर एक नोटिस लगाएगा, और उस नोटिस के अंदर सेक्शन 3 का मतलब समझ गए, किनको काम करवाना चाहिए, किन कार्यों में एडोलसेंट को लगाया जा सकता है, किन कार्यों में एडोलसेंट को नहीं लगाया जा सकता, ये सेक्शन 3 एंड सेक्शन 14 यानी सजा, यदि कोई उल्लंघन करे तो सजा, और कौन से कार्य ऑक्युपायर एंड प्रोसेसिंग है जिसमें लगाया जा सकता है, इसकी सूचना इंफॉर्मेशन नोटिस पर लगाएगा। ये ध्यान रखेगा कि यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो इतना सजा मिलेगी, ताकि वो मजदूर पढ़ सके, एडोलसेंट पढ़ सके और उसका फॉलो कर सके। ध्यान रखना, सेक्शन 3 और सेक्शन 14 की सूचना यानी कार्य की प्रकृति और उसकी उपजीविका के बारे में और उसके उल्लंघन होने पर सजा के बारे में जो प्रावधान है वो नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक रूप से लगाना पड़ेगा। ये खास बात है। अगली बात, इस एडोलसेंट को लेकर हेल्थ सेफ्टी का ध्यान में रखना पड़ेगा। हेल्थ सेफ्टी का मतलब यह है विद्यार्थियों, मैं बता दूं, मान लीजिए कोई ऐसा काम है जिसके अंदर पास में खतरनाक फैक्ट्री चल रही है, तो खतरनाक फैक्ट्री के चारों तरफ तारबंदी होनी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, वो वहां चला जाए। बिजली का बिल मीटर लगा हुआ है, सही ऊंचाई पर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। पेशाब घर होना चाहिए, फीकदान होना चाहिए, शुद्ध पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, सैनिटाइजर, यदि अभी चल रहा है कोरोना चल रहा है तो सैनिटाइजर अंदर रखा हुआ होना चाहिए, समझ में आ रहा है, सैनिटाइज होनी चाहिए कंप्लीटली, उस वर्क में सैनिटाइज होना चाहिए, उसके मास्क वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए, ये सब व्यवस्था करनी पड़ेगी हेल्थ को लेकर। हेल्थ सेफ्टी बहुत जरूरी है।
और कोई फैक्ट्री के अंदर यदि हेल्थ सेफ्टी नहीं है तो मैं बता दूं उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी और कार्रवाई के तहत उनको 1 माह तक की सजा का प्रावधान है और 10,000 रुपए तक का जुर्मा नहीं, सॉरी 1,000 रुपए को उसके अंदर हो सकता है, ऐसा सजा के प्रावधान। आगे मैं सजा की बात कर रहा हूं जो 14 है। अब मैं आपको बताऊं किशोर से रिलेटेड कुछ सेक्शंस की मैंने आपसे बात की, मेरे ख्याल से यहां आपको प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आ रही होगी। अब एक सिंपल सी बात मैं आपको इनके साथ और कर लेता हूं। बच्चों के काम के घंटे वगैरह की जिक्र कहां है? विनियमन की बात सेक्शन 6 है, ये सेक्शन 7 है, ये सेक्शन 8 है, ये सेक्शन 8 है, ये सेक्शन 9 है, ये सेक्शन 10 है, ये सेक्शन 11 है, ये सेक्शन 12 है और ये सेक्शन 13 है। क्लियर? भाग 3 के अंदर 6 से 13 तक सेक्शन है। सेक्शन 6 विनियमन की बात कर रहा है, सेक्शन 7 काम के घंटे कालावधि की बात करता है, सेक्शन 8 वीकली हॉलीडे की बात करता है, सेक्शन 9 नोटिस टू इंस्पेक्टर की बात करता है, इंस्पेक्टर को सूचना देना, निरीक्षक को सूचना देने की बात करता है, सेक्शन 10 आयु से संबंधित विवाद की होगा तो निपटारा कैसे होगा, सेक्शन 11 रजिस्टर मेंटेन की बात करता है, सेक्शन 12 जो नोटिस पर सेक्शन 3 और 14 के बारे में इंफॉर्मेशन सार्वजनिक जगह पर लगाई जाएगी ये प्रावधान करता है, और सेक्शन 13 हेल्थ सेफ्टी की बात करता है। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, मेरी ख्याल से इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। और विद्यार्थियों ये ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट, आपके आएगा काम, आपके काम क्या आएगा। अब आप ये सेक्शन मत रटना, आपसे पूछेंगे कि किसी भी किशोर को किसी कार्य में कितने समय तक लगा, एक दिन में कितने दिन तक काम कर सकता है, तो 6 दिन 6 घंटे। और आपसे ये पूछते हैं कि ये बताइए कि काम का पीरियड क्या होना चाहिए, आपसे ये पूछते हैं कि किसी बच्चे को एक दिन में कितने दिन तक काम करवाया जा सकता है, तो 0, बच्चे को नहीं किशोर को, एडोलसेंट की बात कर रहा हूं मैं, नॉट चाइल्ड, चाइल्ड की बात नहीं कर रहा हूं, एडोलसेंट की बात कर रहा हूं। उसकी नोटिस किसको कितने दिन में इंस्पेक्टर को सूचना देनी पड़ेगी, 30 दिन में। एक सप्ताह में कितने दिन का अवकाश होगा, इतने दिन का। आपसे पूछे आयु संबंधी विवाद का निपटारा कौन करेगा, ये करेगा। आपसे पूछे कि नोटिस पर किन सेक्शंस की जानकारी होना जरूरी है, सजा और कार्य, जो कार्य नहीं करने चाहिए और सजा, सेक्शन 3 और सेक्शन 14 की जानकारी होनी चाहिए। ये बातें बहुत जरूरी है, याद रखना, खास तौर से आपको याद रहे। तो एक तो याद रखना है ये, एक याद रखना है ये, एक याद रखना है ये और रजिस्टर मेंटेन, ये याद रखना है। और नहीं रहे तो मर्जी आपकी है, बाकी तो याद तो आपको करना ही करना है। नहीं करोगे याद तो काम चलेगा नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, बाकी तो कोई मतलब है नहीं। अब मेरी बात विद्यार्थियों खास बात करते हैं एक नए अध्याय की, जो अध्याय 4 है। करूँ मैं पेन ले लेता हूं वापस, वही अपना, सॉरी, अध्याय 4 13 तक हो गई। सेक्शन याद नहीं करने हैं। यदि आप लॉ की तैयारी नहीं कर रहे हैं, यदि आप कहीं आरजेएस वगैरह की तैयारी नहीं कर रहे हैं, पीपी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, या मैं आपको बता देता हूं कोई ऐसा सोशियोलॉजी से रिलेटेड सिविल की तैयारी नहीं कर रहे हैं,
सब्जेक्ट आपका सोशियोलॉजी है और सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो सोशल जस्टिस से रिलेटेड ये लॉ है, आपको याद करना पड़ेगा। या पीएससी वगैरह की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है इस प्रकार के निरीक्षक वगैरह, खाद्य निरीक्षक वगैरह की तैयारी नहीं कर रहे हैं या नेट स्लेट की तैयारी सोशियोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट में नहीं कर रहे हैं तो आपको ये सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। और यदि आप कांस्टेबल, एसएससी और इनसे रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं, पढ़ रहे हैं या कोई और एजुकेशन की तैयारी, मास्टर वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपको विद्यार्थियों इन सेक्शंस को सेक्शंस याद करने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल जनरल जानकारी जो मैं आपसे दे रहा हूं वही आपके पास होनी चाहिए। अब मेरी बात पर, इसमें विद्यार्थियों सबसे महत्वपूर्ण है वो है सेक्शन 14। बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है 14, बहुत महत्वपूर्ण, आप समझे क्यों? सेक्शन 3 बहुत महत्वपूर्ण था जिसमें चाइल्ड और किशोर को लेकर, काम के लेकर बात कही गई थी। मगर यदि उसका कोई उल्लंघन करता है, सेक्शन 3 के अंदर जो प्रोविजंस दिए हुए हैं उसका कोई उल्लंघन करता है तो सजा होगी। और यह सजा का प्रावधान, जो पनिशमेंट की बात है, यह मैं आपको बता देता हूं। यहां किसका उल्लंघन करता है तो सेक्शन 3 का उल्लंघन। सेक्शन 3 के अंदर खास बात क्या थी बेटा? सेक्शन 3 के अंदर एक खास बात थी कि एक तो सेक्शन 3 था और एक सेक्शन 3A था। एडोलसेंट, जिसे अनुसूची 1 में दिए गए कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, और चाइल्ड, जिसको किसी कार्य में नहीं लगाया जाएगा। यदि ऐसा कुछ होता है तो क्या होगा? यदि सेक्शन 3 का उल्लंघन करता है कोई भी तो मैं आपको बता दूं उसे 6 मंथ की सजा से लगाकर 2 साल तक की सजा हो सकती है तथा 20,000 रुपए जुर्माने से लगाकर 50,000 रुपए जुर्माना हो सकता है। यह अब किया गया, 2016 के अंदर जो अमेंडमेंट किया गया उसके द्वारा यह प्रावधान किया गया कि इतनी सजा होगी। यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो भी 6 महीने से लगाकर 2 साल तक की सजा के साथ 20,000 से लगाकर 50,000 तक की जुर्माना हो सकता है। और यह भी हो सकता है कि ये दोनों हो जाए। एफआईआर दर्ज होगी, क्रिमिनल केस दर्ज होगा, संज्ञेय अपराध है। ये संज्ञेय अपराध कैसा अपराध है? कॉग्निजेबल है और इसके तहत उन्हें यह सजा भुगतनी पड़ेगी। यदि कोई व्यक्ति इसका रिपीट करता है, मान लीजिए बदमाश है ऑक्यूपायर, और ऑक्यूपायर इसको क्या करता है, यदि रिपीट करता है तो मैं बता दूं 1 साल से लगाकर 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। यह सजा बढ़ जाएगी। पहली बार अपराध में तो भुगता ही है, यदि अपराध को रिपीट किया है तो उसकी सजा बढ़ जाएगी। यह बहुत जरूरी है। दूसरी बात, यदि मान लीजिए इसका उल्लंघन ऑक्यूपायर ने किया, फैक्ट्री ने किया तो ये होगा। मान लीजिए आजकल तो विद्यार्थियों पेरेंट्स भी कम नहीं है, और वो यदि मान लीजिए माता पिता उसके उल्लंघन करते हैं तो पहली बार तो चुनौती देकर, उसको चेतावनी देकर छोड़ देंगे, और साथ में 10,000 रुपए तक का जुर्माना लिया जा सकता है। 10,000 पेरेंट्स पर, बच्चे के माता पिता पर, यदि वो इस प्रकार के कार्य में लगाते हैं, चाइल्ड को किसी ऐसे काम में लगाते हैं, या जो छूट है वो अलग है, और या मान लीजिए किसी एडोलसेंट को यदि किसी ऐसे खान कार्य में लगाते हैं, या ऐसे ज्वलनशील या विस्फोटक उपजीविका में लगाते हैं, या परिसंकट में नियोजन में लगाते हैं, तो उनको ये सजा भुगतनी पड़ेगी। अब मेरी बात, इनको छोड़कर बहुत सारे अदर सेक्शंस थे। जैसे मान लीजिए कोई 7 का उल्लंघन करता है, 8 का उल्लंघन करता है, 9 का उल्लंघन करता है, 10 का उल्लंघन करता है, 11 का उल्लंघन करता है, कर सकता है। अदर है, अदर जो सेक्शन जैसे 7 है, मान लीजिए 7 के अंदर उसके काला अवधि ज्यादा काम करवा देता है, छुट्टी नहीं देता है, रजिस्टर मेंटेन नहीं करता है, 3 और 14 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नोटिस पर नहीं लगाता है, हेल्थ सेफ्टी का ध्यान नहीं रखता है। यदि कोई ऐसा करता है, फैक्ट्री में मालिक जो 7, 8, 9, 10, 11, 12 में दे रखे हैं,
इनके अंदर कोई यदि उल्लंघन करता है तो मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, ये सजा 1 महीने तक की हो सकती है और साथ के साथ 10,000 रुपए जुर्माना हो सकता है। देखो विद्यार्थियों, इसमें ज्यादा गड़बड़ इसलिए कम सजा का प्रावधान रखा गया है और दोनों हो सकते हैं, क्योंकि मान लो यहां ऐसा हो गया, मान लो कोई करता है रजिस्टर मेंटेन नहीं हुआ तो उसकी सजा अपन यदि मान लीजिए 1-2 साल की दे दें तो ये थोड़ा सा ज्यादा है। मान लीजिए किसी को छुट्टी मंगलवार को रखनी थी और बुधवार को रखनी, तो आप मतलब ये सिंपल वर्क है जनरली प्रोसेस में, मगर करता है। परंतु ये अपराध जो है करता है कोई अदर सेक्शन के तहत, ये कंपाउंडेबल है। कंपाउंडेबल का मतलब समझते हैं आप? कंपाउंडल के मतलब ये होता है समझौता योग्य है, समन्वय है। ये बाहर जाकर आप इसको एक समझौता कर ले कि साहब ये मेरे गलती हो गई, ये 10-20 हजार रुपए ले लो, और उनके बीच में समझौता हो जाता है जिससे काम करवाया गया और जो उस काम करवा रहा है, ऑक्युपायर एंड जो एडोलसेंट है उनके बीच में हो जाता है, उसके माता पिता के बीच, तो ये माप योग्य है, कंपाउंडेबल भी माना जाता है। मगर ये कंपाउंडेबल नहीं है, नॉट कंपाउंडेबल एंड कॉग्निजेबल क्राइम है ये, इस कंपाउंडेबल, ये ध्यान रखने की बात है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सेक्शन 14 का क्लॉज कह रहे हैं कि यदि ऐसा करता है तो ऐसा होगा। अब मैं आपको एक सेक्शन 14 से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बात करता हूं। सेक्शन 14 के अंदर 4 क्लॉज और जोड़े गए, सेक्शन 14 का ए, 14 का बी, 14 का सी एंड 14 का डी। कई लड़कों को लगता होगा कि ये तो ज्यादा ही नहीं हो रहा है ना, ज्यादा नहीं हो रहा है। आपको बहुत सिंपल बात, कितना पढ़ना है, क्योंकि देखो पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होंगे, आपको पता होना चाहिए हमें कौन सा पढ़ना है और क्या पढ़ना है, तब आप पता होगा। इसमें यह है कि ये अपराध संज्ञेय अपराध होगा और FIR दर्ज होगी, क्राइम है, नंबर 1। दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति ऐसा चाइल्ड करता है तो उनके पुनर्वास की व्यवस्था होगी। कहीं ऐसा हो जाता है चाइल्ड को लेकर वगैरह या एडोलसेंट को लेकर, क्योंकि इसमें सजा है, तो पुनर्वास की व्यवस्था करना, सॉरी अरे माफ करना, ये पुनर्वास की व्यवस्था होगी। इसके अंदर चाइल्ड एंड एडोलसेंट को लेकर खासतौर से चाइल्ड एडोलसेंट लेबर रिहेबिलिटेशन एक फंड बना हुआ है, जो पुनर्वास फंड है, आपको पता होगा। ये फंड जो बनाया गया है ये इस बार बनाया गया, ये इस बार 2016 के अंदर ये क्लॉज जोड़े गए और ये सजा भी 2016 में बनाई गई। पहले कम थी, 6 महीने की सजा थी और 3 महीने की सजा थी, जिसको आजकल 6 महीने कर दिया न्यूनतम। अब देखिए मेरी बात समझिए, यदि ये फंड जो है, जो बाल एवं किशोर पुनर्वास फंड के नाम से जानते हैं, बाल एवं किशोर पुनर्वास फंड, जो आपको जानकारी रहे तो मैं बता देता हूं, सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट थे MC मेहता साहब, शिव काशी का नाम आपने सुना होगा। खासतौर से फटाके बनते हैं, फटाके, शिव काशी के तोता साहब फटाके आते हैं, दीपावली आ रही है, फोड़ने के लिए खरीदोगे, कम खरीदो, खरीदो, एंजॉय करो। मैं नहीं कहता फटाके मत खरीदो, ऐसे मैं आदर्शवादी बातें करना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि फटाके फोड़ना, रंग लगाना, फागण गाना, एंजॉय करना, ये जिंदगी का लाइफ के हिस्से हैं। फटाके भी फोड़ने चाहिए और फटाके फोड़ना कोई गलत नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि एंजॉय दीपक जलाओ, नहीं। कई लोग आदर्शवादी भाषण देते हैं, दीपक हमारे यहाँ के ही इंडियन दीपक ही जलाने चाहिए, तो चाइना से आने क्यों देते? बाहर बैठ जाओ, बाउंड्री पर तुम्हारी जगह नहीं है वहां। जब इधर बैठे हो बॉर्डर पर पाकिस्तान वाले, उधर भी बिठा दो, ऐसे लोग बैठे हुए हैं ना आपके, उनको मना कर दो, आने क्यों देते? कई बार आदर्शवादी फटाके नहीं फोड़ना चाहिए, क्यों? दीपावली को नहीं फोड़े तो कब फोड़े? लोग तो शादी में फटाके फोड़ देते हैं, जहां पर फटाके नहीं फोड़ने चाहिए वहां भी फटाके फोड़ देते हैं। खुशी है, इजहार करने का कई तरीके होते हैं, आप इस तरीके को आजमाते हैं, खुश होते हैं, मस्त रहिए, क्या है इसमें? कोई मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ा, इससे नुकसान नहीं होना चाहिए, छोटे बच्चों से दूर रखना चाहिए, कुछ बातों का ध्यान में रखकर करना चाहिए, मगर एंजॉय पार्ट करिए, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए मैं तो इन बातों को ज्यादा नहीं कहना चाहता। बात यह है, इस जो फंड है, इस फंड के अंदर क्या होगा बेटा, इस फंड की मैं बात कर दूं कि शिव काशी के अंदर फटाकों की फैक्ट्री के अंदर एक घटना हुई 1996 की मैं बात करना चाहता हूं। पहले की एक हुआ कि फैक्ट्री के अंदर आग लगी
और उस फैक्ट्री में आग लगने के बाद में, पटाखों की फैक्ट्री में आग लगी तो सोच लीजिए क्या हुआ होगा। और वहां पर लगभग 400 चाइल्ड्स ऐसे थे जिनकी उम्र 14 साल से कम उम्र की थी, जिसके कंकाल बरामद हुए, कंकाल, और कुछ नहीं, केवल और केवल पटाखों की फैक्ट्री में आग लगने के बाद आप देखिए उनके लोगों को एक कंकाल। आपने देखा होगा, मैं आपको बता देता हूं, बालोतरा के अंदर 2-4 साल पहले एक पटाखों की दुकान में आग लगी, अंदर से केवल एकदम ब्लैक कंकाल निकलता है और कुछ नहीं निकलता। उस विस्फोटक के अंदर जब आग लगी तो मैं आपको बताऊं, फैक्ट्री के अंदर जब जांच देखा गया, वहां पुलिस गई तो वहां पर जो कंकाल पड़े थे उन कंकालों को इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि इनकी उम्र 14 साल से कम की थी। 7, 8, 10, 11 साल के बच्चे इस फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे थे। कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं, कोई इंस्पेक्टर को इंफॉर्मेशन नहीं, कोई टाइम के घंटे तय नहीं, किसी प्रकार का कोई प्रावधान, मर्जी से चला रहे थे। एमसी मेहता सुप्रीम कोर्ट के एक जज हुआ करते हैं और विद्यार्थियों, एमसी मेहता साहब खासतौर से पर्यावरण को लेकर, बच्चों को लेकर बहुत काम किया उन्होंने। और एमसी मेहता साहब ने यह मामला तमिलनाडु गवर्नमेंट के विरुद्ध, जो तमिलनाडु गवर्नमेंट का था, उस तमिलनाडु गवर्नमेंट के विरुद्ध यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए और सुप्रीम कोर्ट ने 1996 के अंदर, 1996 के अंदर यह निर्देश दिया कि बाल श्रम पुनर्वास के अंतर्गत जो श्रम लगे हुए हैं उनके पुनर्वास को लेकर एक फंड बनाया जाए और उस फंड के अंदर जो ये जुर्माना लगेगा इनके ऊपर, ऑक्यूपायर के अंदर जो अधिष्ठाता इनके ऊपर जो जुर्माना लगेगा वो इस फंड के अंदर जमा होना चाहिए, ये जुर्माना होना चाहिए। और इस जुर्माने के साथ स्टेट गवर्नमेंट की यह ड्यूटी है कि प्रत्येक बच्चे पर इसके अंदर पैसा जमा करवाया जाए और उस बच्चे को शिक्षा की व्यवस्था की जाए और जो खर्चा है, जुर्माना और स्टेट गवर्नमेंट ने पैसा जमा कराया है उसके ब्याज से बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, उनको पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसा उनको रोजगार की है वो व्यवस्था होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में डिसीजन दिया। इस फंड को, ये पहले कानून का हिस्सा नहीं था, 2016 के अंदर जो अभी अमेंडमेंट किया गया उसके द्वारा क्लॉज 14, सेक्शन 14 का क्लॉज बी है, इसके अंदर फंड को भी कानूनी रूप दे दिया गया। वर्तमान में यह फंड एक कानूनी है और इसके अंदर विद्यार्थियों, इसके अंदर सेक्शन 14 का बी के अंदर लिखा हुआ फंड बनेगा। जो जुर्माना लगेगा वो यहां जमा होगा और इसके साथ स्टेट गवर्नमेंट 15,000 रुपए प्रति बच्चे पर जमा करवाएगी और इससे उस बच्चे की शिक्षा, इसका ब्याज जो मिलेगा फंड से, उस ब्याज से पैसे खर्चा चलेगा, उस बच्चे के पुनर्वास की व्यवस्था होगी और जब वो 18 साल का हो जाएगा तो ये उस बच्चे को दे दिया जाएगा और बच्चे उनसे अपना रोजगार करें। क्योंकि बच्चा भी है ना, ये तो यहां पर एडोलसेंट की बात नहीं कर रहा हूं, बच्चे एडोलसेंट दोनों की बात कर रहा हूं, उनको लेकर ही काम। और ये जो प्रावधान है आप अच्छी तरीके जानते हैं, बच्चों को लेकर है। यदि ऐसा होता है, क्योंकि यहां तो एडोलसेंट के मामले में तो सजा कम है, जो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है उसमें कम है, यहां जो है इसको सजा ज्यादा है। ये ऐसा होगा। पुनर्वास फंड की बात है जो यहाँ है, ध्यान रखने की बात है, और पुनर्वास करने की बात है जो यहाँ है, और अपराधों से समझौते की बात, ये मैंने आपसे कहा था कंपाउंडेबल कॉन्सेप्ट है, ये सेक्शन डी है, यानी ए, बी, सी और डी ये जोड़े गए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है फंड, बाल श्रम पुनर्वास फंड, जो 1996 के अंदर स्टेब्लिश किया गया सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर, जिसे अमेंडमेंट 2016 के द्वारा सेक्शन 14 के क्लॉज बी के अंदर इसे स्थापित कर दिया गया। वर्तमान में ये इसके अंतर्गत आता है। मेरे ख्याल से यहाँ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको सेक्शन 14 से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 14 इज क्लियर। क्या है? 14 पनिशमेंट की बात कहता है, 3 का होगा तो ये होगा, 3A का ये होगा, इसमें पेरेंट्स करते हैं तो ये होगा, अदर्स के मामले में ये होगा, और 14 के अंदर ये संज्ञेय अपराध है समझौता, इस मामलों में समझौता हो सकता है, इसमें नहीं होगा। ये पुनर्वास की व्यवस्था की बात करता है और इसके अंदर पुनर्वास फंड की बात है जो 14 का क्लॉज बी है। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है। 14 और 3 दो तो आपको याद में रहने ही चाहिए, नहीं तो विद्यार्थियों प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैं आपसे बहुत सिंपल बातें और झट से पूरी करते हैं। मुझे पता टाइम कितना हो गया है, लगभग ज्यादा होने वाला होगा, तो मैं नहीं चाहता हूं ज्यादा टाइम ले, और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे इंपॉर्टेंट बातें कर लेता हूं जो इस क्लास से रिलेटेड हो सकती है। मैं आपसे कुछ बातें करूं। इसमें विद्यार्थियों एक खास बात और भी है, मैं आपको याद रहती है आपके, तो याद रखना होगा आपको,
और नहीं रहती है तो कोई बात नहीं, आप ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक तो यह है इसके अंदर की जो ये कार्य हैं, जो पुनर्वास फंड है और इस कानून को जो इम्प्लीमेंटेशन करना है, इस कानून की जो क्रियान्वयन करना है, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिए, इनके क्रियान्वयन के लिए जो अथॉरिटी दी गई है, ये अथॉरिटी दी गई है डीएम को। एथोराइज होगा वो डीएम होगा। चाहे बाल कल्याण फंड की बात कहूं या इनको लेकर बात कहूं, ये कंप्लीटली क्रियान्वयन करने वाला जो नोडल ऑफिसर होगा, इसको लेकर जो डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर होगा, वो डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर बोलते हैं जिसको, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर जो होगा वो कलेक्टर होगा, डीएम होगा। डीएम कह दूं या कलेक्टर कह दूं, इसमें कोई फर्क आपको पड़ना नहीं चाहिए। ये एथोराइज बॉडी होगी जो ये काम करेगी। और इनके पास में विद्यार्थियों, खास बात है कि ये अपना अथॉरिटी जो नोडल ऑफिसर है, ये नोडल का काम किसी और को देना चाहे, अपने अधीनस्थ को देना चाहे तो भी ये दे सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि बाल श्रम वाला जो कानून है, इसके क्रियान्वयन को लेकर इसको मॉनिटर करने के लिए मॉनिटर कौन होता है, तो इसका मॉनिटर होता है विद्यार्थियों कलेक्टर। कौन होता है? डीएम होता है। क्रियान्वयन करने का काम है, ये सेक्शन 17 कहता है। याद रहे तो रख लेना, और नहीं तो सेक्शन 17 पढ़ लेना, उसमें लिखता है। इसके साथ इसमें खास बात है कि इनके अंदर विद्यार्थियों, इनके इंस्पेक्शन हो सकते हैं, इनके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं इनकी मॉनिटरिंग की जा सकती है, काम को देखा जा सकता है। फूड इंस्पेक्टर होते हैं, वो इस कार्य को देखते रहते हैं, जांच करते रहते हैं, आप जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। और इसके साथ में इनके रिलेटेड, इस कानून से रिलेटेड यदि कानून बनाने का काम है, वो कोई भी ऐसी सरकार एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बना सकती है, अर्थात स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है जो स्टेट से रिलेटेड है, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इससे रिलेटेड यदि कानून बनाना चाहे तो वो कानून बनाती है। दोनों जिससे रिलेटेड है उससे रिलेटेड, इसको यहां लिखा हुआ है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को रूल बनाने का अधिकार है, और राज्य सरकार भी इसको लेकर कानून के हिसाब से नियम निर्धारित कर सकती है, मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार कर सकती है। मेरे ख्याल से इस कानून से रिलेटेड ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको आनी नहीं चाहिए, और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको यह कानून बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। इस कानून को आप बहुत अच्छी तरीके से समझें। कानून क्यों बनाया गया, ध्यान रखना होगा। 1979 में गुरुपाद स्वामी समिति का गठन क्यों किया गया, उस कमेटी की संस्तुतियां जो 26 थी क्या थी, उसके आधार पर 86 के अंदर जो कानून बनाया गया, बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम। उसके बाद में आपको पता है, इनको लेकर मैंने कहा था, बाल श्रम को लेकर खासतौर से पॉलिसी बनाई गई, नीति बनाई गई। उनके आधार पर आपको पता है राष्ट्रीय बाल श्रम एक परियोजना शुरू की गई। उसके बाद में आपको मैंने कई बार कहा है कि परियोजना के अंतर्गत क्या काम होता है, ये पिछले वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया है, और आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमें केवल आपराधिक मामलों ही सब्जेक्ट में है, इसलिए ज्यादा मैं उस पर जाना नहीं चाहता। उन योजनाओं की बात, बच्चों की योजनाओं की बात कम करके इधर ज्यादा ध्यान दिया तो ज्यादा ठीक है, इसलिए मैं यहां ज्यादा ध्यान देता हूं। मैंने कहा कि 86 के इस अमेंडमेंट जो कानून था, इसमें अमेंडमेंट क्यों करना पड़ा, आईएलओ के कॉन्वेंट्स की बात की थी मैंने, और इसमें जो अमेंडमेंट किया गया तो इतने ज्यादा अमेंडमेंट कर दिए गए कि अब लगता है कि ज्यादा हो गया। इसका कारण मैं आपसे बता देता हूं। कारण यह है कि विद्यार्थियों, बच्चों को परिवार के अंदर और परिवार द्वारा चलाए जा रहे रोजगार उपजीविकाओं के अंदर, प्रक्रियाओं के अंदर लगाने की बात को छूट दे दी गई, जो इसका मिसयूज हो सकता है। जिन बच्चों को खासतौर से चाइल्ड्स को लेकर जो रोक लगाई गई है, और उसके बाद में जो किशोरों के लिए जो व्यवस्था की गई है, जो अनुसूची दी गई है, जिसके अंदर पहले आपको पता है तो 16 ऑक्यूपेशन थे जो 18 कर दिए गए थे बाद में, और 65 ऐसी प्रक्रियाएं थी अनुसूची के अंदर। ए और बी 2 पार्ट हुआ करते थे 86 के अंदर, जिसमें 2 प्रक्रियाएं हुआ करती, जिसको पूरा का पूरा खत्म कर दिया गया, और इस अनुसूची के अंदर केवल और केवल 3 सब्जेक्ट रखे। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कैसे होगा ये, क्योंकि आपको यदि बच्चों के लिए काम करना है 18 साल के लिए, तो आपने 3 बातें रखी, इसके सिवाय बाकी कार्यों के अंदर तो बच्चों को, एडोलसेंट को लगाया ही जा सकता है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, जो ऑक्यूपायर है उनके लिए यदि कोई संस्थान है, वो यदि उसका उल्लंघन करता है तो उसके लिए सजा के प्रावधान आपने बहुत कम रखे हैं। तीसरी बात, इसके अंदर मॉनिटरिंग की फैसिलिटी तो आपने ठीक की है, मगर इतनी
स्पेशली ये पता नहीं चलता है कि ये कैसे करेंगे और कैसे होगा, वो बात अलग है। अन्य टाइम में बताएंगे कि ये किस प्रकार से काम करती है सरकारें और किस प्रकार से काम होता है, ये बात अलग है। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, मेहनत करिए, पढ़िए। बाल श्रम से रिलेटेड मेरे जो भी वीडियोज हैं वो आप अच्छी तरीके से देखिए। और मेरी ये कोशिश है, मेरा ये नहीं है, मैं कोई ये नहीं चाहता कि मेरे चैनल पर ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर हो, ज्यादा से ज्यादा व्यूअर हो, ज्यादा से ज्यादा लाइक हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो एक ही चीज चाह रहा हूं कि आप यदि किसी वीडियो को दोबारा मेरे चैनल पे आता है और देखना चाहते हैं तो आप उसको सब्सक्राइब करके रखिए, आपको इंफॉर्मेशन लग जाए कि ठीक लगता है तो, नहीं तो नहीं। सब चैनल सब्सक्राइब मत करिए, नहीं तो नोटिस आते रहते हैं कि सब ये वीडियो अपलोड किया गया, ये किया गया, नहीं। दूसरी बात, यदि आपको बात अच्छी लगती है तो लाइक करिए, नहीं लगती है तो नहीं करना आपने लाइक, मगर वीडियो देखिए पूरा। क्यों देखिए पूरा? क्योंकि ये आपकी जिंदगी में बहुत काम आएगा। और मेरी कोशिश ये है, क्योंकि हमने ऐसा नहीं है कि हम वफा करते रहें और तुम जफा करते रहें, अपना अपना फर्ज है हम दोनों अदा करते रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें और आप दोनों को बहुत अच्छी तरीके से काम करना चाहिए। और मेरा एक ही सोच है कि ये काम बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए और हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।